वास्तु और फंग शुई हम सब के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। क्या उनमें कोई फर्क है और कैसा है उनका रिलेशनशिप? इस पर होगी चर्चा वास्तु लिविंग में। परिव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। वास्तु और फंग शुई दे गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ कितना कार्यरत है ये जानने का प्रयास हम इस अंक में करेंगे। और बहुत से दर्शकों ने ये प्रश्न हमसे पूछा है कि क्या कुछ भिन्न है इन दोनों में और क्या कुछ कॉमन है, क्या कहेंगे? जैसे वास्तुशास्त्र फंग शुई के बारे में समझने के लिए वो उनकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से वो लोगों के लिए क्या क्या बेसिक उनके रूट है जिसकी वजह से वो बेसिक फंडामेंटल लॉ के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, वो समझने से दोनों के अंदर कॉमन चीज़ें क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, वो समझना इसमें बिल्कुल आसान हो जाता है। वास्तुशास्त्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर और हमारे वेदों के अंदर वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। जैसे शिव पुराण, गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र के अंदर जो वास्तु के प्रणेता है, रचयिता है विश्वकर्मा जी, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के सारे नियम बताए हैं। तो वास्तु 5000 साल पुराना विषय है और हमारे वेदों में उसके बारे में बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की शुरुआत करते वक्त प्राकृतिक रूल्स एंड रेगुलेशन को आप कितनी हद तक महत्व देना चाहिए, नेचर को ध्यान में रखकर, उत्तर दिशा के मैग्नेटिक फोर्स को ध्यान में रखकर, सूरज से निकलने वाली किरणें ईस्ट के अंदर 70 डिग्री की दिशाओं के हिसाब से विंडो की पोजीशन, किचन पोजीशन, ये सब चीज़ों का महत्व। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि बाहर की लाइव एनर्जी बिल्डिंग खड़े हो जाने के बावजूद भी घर में आपको इक्वली मिलती रहे जी। वहाँ से वास्तु की शुरुआत होती है। तो वास्तु कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर और रहन सहन का सब्जेक्ट है। तो हर तरह की अलग अलग तरह की बिल्डिंग की साइज़, उसके स्लोप्स, डायमेंशन, ये सब चीज़ें इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। और बेसिक फाइव एलिमेंट्स के ऊपर वास्तुशास्त्र पूरा सब्जेक्ट उसके ऊपर बना हुआ है कि 5 एलिमेंट को बैलेंस कैसे किया जाए। फंग शुई जो है वो वास्तु की तरह 3500 ईयर्स ओल्ड सब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी तरह के बदलाव दिखाई देते हैं। बहुत सालों पहले जब किसी को घर बनाना होता था तब आर्किटेक्ट नहीं थे, ऑटोकैड इंजीनियर नहीं थे, इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं थे, तब आपके घर के अंदर कोई ख़ास तरह की कम्युनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक गज्जर कम्युनिटी, जिनकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप उनको वास्तु का नॉलेज हुआ करता था और वही लोग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर काम करते थे। तो वो कम्युनिटी के लोग आते थे और पाउडर से आपके घर के अंदर एक तरह का ज़मीन के ऊपर एक डिज़ाइन बना देते थे कि देखो इस तरह से घर का ड्राइंग बनेगा, टॉयलेट बाथरूम घर के बाहर रहेंगे, घर का सेंटर पूरा खुला हुआ होगा और इस तरह से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनेगा। ज़मीन के डाले हुए पाउडर की लकीरों के थ्रू, वो ड्राइंग के थ्रू आदमी डिसाइड कर देता था कि हाँ बराबर है, मेरे को ऐसा घर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना प्लानिंग सिस्टम नहीं था, उस वक्त ड्राइंग नहीं बनते थे। फंग शुई और वास्तु कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी में गया और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर बदलाव आए, दूसरे नए नए सब्जेक्ट उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व हो गए। तो वास्तु 5000 साल पुराना है, फंग शुई 3500 ईयर्स ओल्ड सब्जेक्ट है। वास्तुशास्त्र के बारे में इंडिया में काफ़ी तरह के ग्रंथों के अंदर काफ़ी तरह की जानकारी, हिंदू कम्युनिटी को वास्तु के बारे में काफ़ी तरह का नॉलेज है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि वेदों की वजह से लोगों के लिए उसको समझना आसान है। उसी तरीके से चाइनीज़ सब्जेक्ट फंग शुई है, लेकिन फंग का मतलब होता है हवा और पानी का शास्त्र, फंग शुई का मतलब होता है हवा और पानी के ऊपर आधारित शास्त्र, और उसके भी बेसिक फंडामेंटल लॉ 5 एलिमेंट्स है। तो जैसे आप किसी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ करते हो, कि जैसे आप इंडियन हो तो आप अलग अलग लैंग्वेज अपनी ज़बान में बोलते हो, गुजराती, पंजाबी, अलग अलग तरह की। वैसे अगर आप अमेरिकन हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हो, चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है। उसी तरीके से हर एक आदमी अलग अलग रिलीजन को फॉलो करता है। इस तरह से फंग शुई और वास्तु अलग अलग कंट्री के यहाँ से निकले हुए सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये कहने में कोई संकोच नहीं कि बहुत से लोग जो ऐसा मानते हैं कि वास्तु फंग शुई है और फंग शुई वास्तु है, वो क्या अपने आप में बात सही है क्या?
बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही समझने वाली बात है जो आप सवाल पूछ रहे हो। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से काफ़ी लोग उनका मिसयूज़ करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को न्यूयॉर्क से किसी ने फ़ोन किया था और कहा कि यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि वास्तु तो इंडिया में होता है, अमेरिका में नहीं हो सकता, अमेरिका में फंग शुई होता है। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा, तो वास्तु और फंग शुई में ऐसा क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में भी लोग घर में ही रहते हैं और अमेरिका में भी लोग घर में रहते हैं। इंडिया में भी अपार्टमेंट बिल्डिंग होता है, अमेरिका में भी वही होता है। और इंडिया के आम आदमी की लाइफ और पैसा कमाना और दिनचर्या एक ही होती है, अमेरिका में भी वही होता है और शायद यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है। तो फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो साइंस और लॉजिक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे वुड ज़्यादा हो, वहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट ज़्यादा हो, ये हो सकता है। वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग है। तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी इंसान की लाइफ के साथ, बात तो घर के साथ जुड़ी हुई है। तो घर इंडिया में है और घर अमेरिका में है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया में वास्तु होगा और अमेरिका में फंग शुई होगा। तो कई बार सेमिनार में जाने के बाद लोगों के फ़ोन कॉल पे इंक्वायरी और ईमेल के थ्रू हम ये जानते हैं कि कुछ लोग अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ इसके साथ मिला के लोगों को गुमराह करते रहते हैं, क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट का अंदाज़ा नहीं होता है। कई बार वास्तु जानता है वो फंग शुई नहीं जानता, फंग शुई मास्टर कई बार वास्तु नहीं जानता। तो इसीलिए जिस सब्जेक्ट के साथ आप जुड़ते हो, तो जैसे एक डॉक्टर PhD करता है तो उसको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। तो वैसे ही अगर आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर वास्तु कंसल्टेंट दूसरे विषय के बारे में जानकारी नहीं रखता है तो अपने क्लाइंट के साथ उसके ऑप्शन कम बढ़ जाएंगे, वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे जाती है, मैं ये कहूँगी कि एवरी डे हम एक साइड के ऊपर से लर्न करते हैं और वही हमारा स्कूल होता है। हम रोज़ एवरी डे सीखते हैं और इतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी अभी भी हम लोग इसमें काफ़ी सब्जेक्ट के साथ जुड़ के एवरी डे उसकी नए नए फार्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बदलाव के होने की वजह से आपको एनर्जी के साथ रिलेटेड हर तरह के सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, अगर पल्लवी जी इस बात को मैं कुछ अलग तरीके से रखूं और ये सवाल करूं कि मैं यदि किसी समस्या के साथ आपको अप्रोच करूं जी, और मैं ये बोलूं कि पल्लवी जी जीवन में भले काम को लेकर के या पर्सनल फ्रंट पे ये समस्या आ रही है और इसका निवारण किस तरह से हो सकता है। अब आप वास्तु और फंग शुई दोनों एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, किसको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं और कहाँ से शुरुआत होती है? वास्तु से शुरुआत होती है या फंग शुई से होती है या दोनों एक साथ काम करते हैं? वास्तुशास्त्र और फंग शुई के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके बारे में जितनी जानकारी, जितना रिसर्च मैंने किया हुआ है, मेरे को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी कंट्री के साथ काम कर चुकी हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये देखा है कि दोनों के अंदर आम तौर पे देखा जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं है। ये बात ज़रूर है कि वो अलग अलग ज़बान से आए हुए हैं, वो अलग अलग कंट्री के नाम से जाने पहचाने गए हैं। लेकिन अगर किशन की गीता किसी ने इंडिया में लिखी और वही गीता अगर कोई अमेरिका में इंग्लिश में लिख देता है तो उससे उसका कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाता, क्योंकि कहना तो उसको वही है जो कि मोरल कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग ज़बान के साथ जानने के लिए वहाँ की कम्युनिटी के लोगों को उनकी रहन सहन के अनुसार जो जानकारी है तो वो अपनी अपनी ज़बान में वो शेयर करते हैं। लेकिन जितना एडवांस, जितना रिसर्च वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, उतना वो नाम ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। जी। वास्तुशास्त्र हमारे वेद और हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट थे। वो हमेशा ही लगातार कोशिश में रहते थे कि इंसान की लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ है वो अपनी बेटर लाइफ इस पृथ्वी के ऊपर इतनी परेशानियों के साथ अलग अलग तरह के युग यहाँ पे बनेंगे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो ये सब चीज़ों के अंदर, ये पंच महाभूत के अंदर वो सबसे अपनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकता है। तो बेसिकली वास्तुशास्त्र और फंग शुई कॉमनली पंच महाभूत को, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की फॉर्मूला है। अपने आप में वो दोनों विषय नहीं है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी कि वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में आके क्या करते हैं। अगर आप आपके घर में कोई गेस्ट आया है और अगर आप उसको चाय पिलाते हो, तो अगर उसकी पसंद ऐसी है कि उसको ज़्यादा मीठी चाय चाहिए और उसको वो शुगर कम पड़ती है, तो वो आपको ये कहेगा कि ये मुझे फीकी लगती है और तुरंत ही घर की फीमेल जाके वो उसके जो होस्ट होते हैं उनको 2 स्पून या 1 शुगर ज़्यादा डाल के देते हैं, बैलेंस हो जाता है।
लेकिन कोई ऐसा बंदा आता है कि उसको वो चाय ज़्यादा मीठी पड़ती हो, तो आप तुरंत वो कप लेके किचन में जाते हो, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालते हो, थोड़ा दूध ज़्यादा डालते हो और दोबारा उसको फीकी करके वो चाय उसको देते हो। तो हर आदमी के सेटिस्फेक्शन का रेशियो अलग अलग होता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को फीका अच्छा लगता है। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र के अंदर जो दिशाओं के बारे में बात की है कि वास्तु में नॉर्थ ये होना चाहिए, वास्तु में ईस्ट में नेचुरल एनर्जी होनी चाहिए, साउथ में जियोपैथिक एनर्जी होनी चाहिए, वेस्ट में मेटल एनर्जी होनी चाहिए, वो बात वास्तुशास्त्र के अंदर बताई गई है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो और आप जिस किसी घर में रहते हो, तो उसको बैलेंस करने की फॉर्मूला आपकी साइट के ऊपर डिपेंड करती है कि साइट के ऊपर इलेक्ट्रिकल पैनल कहाँ पे बनी हुई है, साइट पे किचन कहाँ पे बना हुआ है, वहाँ का स्विमिंग पूल कहाँ पे बना हुआ है, साइट के अंदर पानी की इनपुट कहाँ से आती है, उसका ड्रेन आउटलेट कैसे जाता है, और वो पूरा एक वर्ल्ड है उस कपल के लिए, उस फैमिली की वो दुनिया है, वो घर। तो उसमें लगातार रहने के बावजूद उसके ऊपर किस तरह की इफ़ेक्ट आएगी। तो कम्प्लीटली जो नेचर का साइंस है वो उस मकान के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मिला के एनालिसिस किया जाता है कि ये थंब रूल है और ये घर ऐसा बना हुआ है। तो उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस और जो डिफरेंस पड़ते हैं उसको हम लोग स्केल करते हैं कि भाई ये घर के अंदर 5 स्केल है, 7 स्केल है, ये घर कितने हिसाब से रहने लायक है, और जो कमियां लगती है उसको पूरी करने की कोशिश आर्टिफिशियल माध्यम से की जाती है। और फंग शुई जो है वो 3500 ईयर्स ओल्ड सब्जेक्ट है। एक फुशी करके एक ऋषि हुआ करते थे जो एक नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने वहाँ से नदी के अंदर एक कछुए को निकलते हुए देखा, और वो कछुआ जो था वो बहुत बड़ा मिरेकल कछुआ था। जब उन्होंने बड़े ध्यान से उस कछुए के ऊपर देखा तो एक कैलकुलेशन बना हुआ था और उसका कहीं से भी टोटल किया जाता था तो वो 15 बनता था। तो वो ऋषि वहाँ पे बैठ के काफ़ी टाइम से तपश्चर्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि इंसान की लाइफ को बेटर कैसे किया जाए। तो उसके दौरान उन्होंने ये मिरेकल बात देखी, पानी से एक टर्टल निकला और उसके ऊपर एक कैलकुलेशन था। तो उसके बाद उनके दिमाग में ये बात हुई कि कुछ बात है, इसके अंदर से कोई साइंस है जो मेरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने पूरी फंग शुई के सारे बेसिक फंडामेंटल लॉ एक एक करके सारी बात, जैसे यहाँ पे विश्वकर्मा ने लिखी, वहाँ पे ऋषि मुनि ने पूरी सारी अपनी बात, सारे थंब रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं। और अभी वर्ल्ड वाइज फंग शुई पॉपुलर है, लेकिन उसके बेसिक रूट जो है, उसके बेसिक फंडामेंटल लॉ है, वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन वो उसके बाद का रिसर्च होने की वजह से ये देखा गया कि वास्तु के अंदर क्या कहा जाता है कि नॉर्थ का एलिमेंट है वाटर, और वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है एज अ साइंस। और उसको अप्लाई करने के लिए पुराने ज़माने में घर के अंदर वेल पोजीशन होती थी, घर के अंदर आप कुआं रखते थे। अभी इस ज़माने में वेल नहीं है तो वास्तु अप्लाई नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। तो नॉर्थ को क्या चाहिए, वाटर एलिमेंट चाहिए। तो वहाँ पे फंग शुई के बेसिक फंडामेंटल लॉ आ जाते हैं कि अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग के 60th फ्लोर पे हो या 40th फ्लोर पे हो और वहाँ पे आपको वाटर एलिमेंट क्रिएट करना है, तो आपके पास सिंपल ऑप्शन क्या हो सकते हैं, पानी चाहिए। कुएं के साथ बात नहीं चल रही, सिर्फ पानी चाहिए। तो वाटर एलिमेंट के लिए आप वाटरफॉल अप्लाई कर सकते हो, आप वाटर कलर्स को अप्लाई कर सकते हो, वाटर से रिलेटेड जो भी इमेजिनेशन जिससे पानी की एनर्जी और यिन ऊर्जा क्रिएट होती है वो आप कर सकते हो। दिशा तो वही है और उसके बेसिक रिक्वायरमेंट भी वही है, वही इफेक्ट आपके पास आसानी से मिल जाएगी। जी जी, बहुत ही अच्छा सुझाव पल्लवी जी की ओर से, और काफ़ी एक गहराई में जाके एक विषय की तह में जाकर के उन्होंने बताने का प्रयास किया कि वास्तु और फंग शुई में क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ भिन्न है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से कार्यरत हैं। आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लवी।